BA सालिसों के तमाम तलबा तालिबात का आज के इस लेक्चर में खैर मक़दम है। हम पर्चा नंबर 13 इंशाइया पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि इंशाइया के ताल्लुक से कौन सी बातें यहाँ पर आई है, किस तरीके से इसमें किन किन बातों का जिक्र होता है। खैर आज हम और एक बार इंशाइया के ताल्लुक से कुछ अहम बात और उसके इस पर बात कर लेते हैं, अहम इस पर, ताकि हमें इंशाइया को समझने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले जो इंशाइया है ये मज़मून निगारी से काफ़ी करीब है। बहुत बार इंशाइये में और मज़मून में लोगों को ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, क्योंकि तो मज़मून के लिए भी ऐसे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इससे पहले हमने देखा कि इंशाइये में किन किन बातों का जिक्र होता है या कौन सी बातों को अहमियत दी जाती है। मज़मून किसी एक उन्वान के तहत लिखा जाता है और उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात और उसके मुताल्लिक़ अहम मालूमात दी जाती है। लेकिन इंशाइया इस पर या ख़ासकर शख्सी किसी ज़ात पर मबनी होता है और इसमें मसनवी कोई चीज़ नहीं होती। ये हमने इससे पहले देखा था, लेकिन आज थोड़ा हम इत्मीनान के साथ इंशाइया क्या है और कहाँ से शुरू हुआ है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि इंशाइया के लिए लफ्ज़ इससे इस्तेमाल होता है और ये इसकी शुरुआत फ्रांस के एक मुफक्किर है, उसका नाम है मोंटेन। उसका पूरा नाम तो ज़हन में आ रहा, मोंटेन। ये फ्रांसीसी है और फ्रांसीसी लफ्ज़ ईसाई, इसके ज़रिए ये फ्रांसीसी ज़बान से लेकर फिर कहाँ पर आया है, अंग्रेज़ी अदब में आया है। फ्रांस का जो मोंटेन है ये इसने अपने अपने ख़यालात एक मज़मून की शक्ल में, एक अपने तासुरात किसी के बारे में उसने उस डायरी में कलमबंद किया था और उसे एक किताबी शक्ल देकर शाये किया, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर मौजूद हुआ। यह है मोंटेन, फ्रांसीसी अदीब है ये। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से फिर अंग्रेज़ी अदब में ये सिर्फ आई और अंग्रेज़ी अदब से फिर ये सिर्फ कहाँ आई, इसमें अपने उर्दू अदब में आई है। इसके मुख्तसर अलग अलग तारीफ़ें अलग अलग अंदाज में बयान की गई है, इससे पहले हमने देखा है। अब इसकी तारीफ कही जाए तो देखिए क्या कहा है मोंटेन ने। तो मोंटेन कहता है, इस पर जब उर्दू अदीब है, तनक़ीदी जो मुताला है डॉक्टर सलाम संदेवी, इसके मुताल्लिक़ इससे के लग़वी मायने किसी मौजू के लिए कोशिश करना,
समझने के लिए कोशिश करना। ये इसके लग़वी यानी डिक्शनरी मीनिंग कहा गया है। इसका मकसद जामे और मुकम्मल तफ्तीश नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के किसी पहलू के चंद नक़ूश को उभारना है। देखिए, इसका मकसद पूरी तफसील में नहीं जाना है, बल्कि क्या कहा गया है कि ज़िंदगी के चंद पहलू को उभारना। उभारना है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग इंशाया, मजमून, मकाला और तनकीद में फ़र्क नहीं करते। बुनियादी तौर पर और उसूली एतबार से ये सख्त गलती है, क्योंकि इनमें से हर एक के मकासद अलग अलग है और हर एक के हुदूद जुदा जुदा है। इंशाया मजमून निगारी का वो जुज़्व है जिसमें मुसन्निफ अपने ज़ाती और इनफरादी तजुर्बात को पेश करता है। इस पेशकश में इसकी शख्सियत काफ़ी नुमायाँ रहती है। इस तरह इंशाई में एक किस्म का दाखिली रंग पाया जाता है, मगर मजमून में खारिजी रंग गालिब रहता है। देखिए, इसकी दूसरी खास बात देंगे कि दाखिली रंग यानी जो भी इस इंशाई को लिखता है उसके खुद के तासुरात, उसके तजुर्बात उसमें शामिल होते हैं। बअल्फाज़ दीगर हम ये कह सकते हैं कि जो मुसन्निफ है वो खुद उसके अंदर शामिल हो जाता है, जबकि मजमून जो निगारी है उसमें खारिज रहता है कि इंसान सिर्फ अपना ख्याल, अपना जो देखता है उसका बात उसके बारे में कह देता है। अपने तजुर्बात, अपनी ज़ाती राय उसमें शामिल होती है क्या? बिल्कुल नहीं। बस यही एस्से की सही एक तारीफ हम कह सकते हैं कि ये इसके लग़वी माने किसी मौजू के लिए कोशिश करना है और इसका काम मुकम्मल तफ्तीश नहीं। मुकम्मल तफ्तीश का मतलब पूरे तफसील शुरू से लेकर अलिफ से लेकर बड़ी ए तक के वो सबकी तफ्तीश करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि उस शख्सियत के ज़िंदगी के चंद पहलू, कुछ पहलुओं का यहाँ पर क्या है उसके नक़ोशों को उभारना, ये इंशाई में काम होता है। और इसमें दाखिली रंग ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि इंशाई निगार जो है वो अपने तजुर्बात और अपने तासुरात को उसके अंदर क्या करता है, वो शामिल कर देता है। दूसरे अगर अल्फाज में कहें तो मतलब ये हुआ कि रास्त नहीं लेकिन बिल रास्त तौर पर मुसन्निफ उस इंशाई के अंदर शामिल होता है। मुख्तलिफ अदीबों ने, मुख्तलिफ शोरा ने अपने अपने अंदाज से इंशाई की तारीफ की है। जैसे डॉक्टर सैयद जाफ़र ने की है, उन्होंने मजमून निगारी ऐसे पर तहक़ीक़ की है, लेकिन बाद में तहक़ीक़ी मक़ाले या इस किताब के मुख्तलिफ अज्जा मज़मून के बजाय इंशाई के उन्वान से जा बजा रसाइल में शाये कराए, जिसे आला हिम्मत के तनक़ीदी इंशाई। जब इंशाई की बात आती है तो हम इंशाई के मुतालिक़ बहुत सारे माहिरीन की मुख्तलिफ अंदाज से कही गई तारीफ़ें हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें यही बातें बताई गई है कि जैसा एक तारीफ देखिए, नज़ीर सिद्दीकी ने इंशाई के ताल्लुक़ क्या कहा है जिससे हम आसानी के साथ इंशाई को समझ सकते हैं। तो नज़ीर सिद्दीकी कहते हैं, नज़ीर सिद्दीकी कहते हैं कि लाइट या पर्सनल इससे मुराद लेती है तो इंशाई के इंतखाबी मजमू में इल्मी और तनक़ीदी मज़ामीन क्यों शामिल कर लेती है। देखिए, बेकन के हिस्से को भी लाइट हिस्से कह सकते हैं, इसका जवाब जो भी हो, लेकिन वाक़ा ये है कि आम तौर पर हिस्से की इस्तिलाह से पर्सनल हिस्से लिए जाते हैं और हिस्से इसी शख्स को कहा जाता है जो पर्सनल हिस्से लिखता है। इस बिना पर मेरा ख्याल है कि हिस्से के इंतखाबी मजमू में इल्मी, तारीख़ी और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन हरगिज़ शामिल नहीं करने चाहिए और इस किस्म के मज़ामीन लिखने वालों को इंशाया निगारों
میں شمار کرنے کی بجائے انہیں ان کے موضوعات کے اعتبار سے نقاد، مؤرخ اور مفکر کہنا چاہیے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ نذیر صدیقی کا۔ یعنی سب کو ایک ہی گروپ میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے میں کہا گیا ہے انشاء کی صنف کا بانی جو ہے وہ ہے فرانسیسی مفکر مانتین سمجھا جاتا ہے، جس نے اپنے شخصی تاثرات و تجربات کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کر کے انہیں ایسائی کا نام دیا، جس کے لفظی معنی صحیح و کوشش کرنا ہے۔ انگریزی ایسے فرانسیسی ایسائی کی بدل ہوئی شکل ہے۔ مانتین کے ایسیز آزادہ روی، شگفتگی، انکشاف ذات اور غیر رسمی انداز بیان کی بنا پر بہت مقبول ہوئے اور انگریزی میں ترجمہ ہو کر انگریزی میں ایسے کی صنف کے آغاز کا باعث بنے۔ دیکھیے شروعات ہوئی فرانسیسی مفکر مانتین سے۔ اس نے اپنے انشائیوں میں کیا کیا؟ انہوں نے ایسائی کہا گیا ہے فرانس میں۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے انشائیوں میں کیا کیا؟ آزاد روی، شگفتگی، انکشاف ذات اور غیر رسمی انداز بیان اس میں پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ کافی مقبول ہوا۔ پھر جب مقبول ہوئے تو وہ اکاہمہ پر آ چکے، انگریزی ادب میں اس کا ترجمے ہوئے اور انگریزی ادب میں ترجمے ہونے پر انگریزی میں یہ کیا بن گیا؟ ایسائی ایسے بن گیا۔ اور ہمارے پاس اس کو بعد میں پرسنل ایسے یا لائٹ ایسے کا نام بھی دیا جانے لگا۔ اس کے بعد مختلف انگریزی ادیبوں و مفکرین نے، نقادوں نے اپنے انداز سے ایسے کی تعریف بیان کی۔ دیکھیے کسی بھی صنف کو مکمل اور جامع تعریف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس سے قریب جو باتیں ہوتی ہے اسی کو ایک اہم اور بات کہی جا سکتی ہے۔ جمیل اعظم کا کہنا ہے کہ انشائیہ انگریزی کے ان مضامین کا مرہون منت ہے جو پرسنل ایسے کہلاتے ہیں۔ دیکھیے انشائیہ کو وہ پرسنل ایسے نہیں سمجھ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے قریب لکھے گئے ہیں۔ تو باضابطہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ وہ صنف نثر ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات اور انفرادی تجربات بے تکلفی اور اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس صنف میں لکھنے والے موضوع کے حوالے سے ذہن میں در آنے والی دیگر باتوں کا ذکر بھی کر سکتا ہے، تاہم موضوع سے انحراف نہیں کر سکتا۔ نیز انشائیہ نگار موضوع کے چھپے ہوئے گوشوں پر روشنی ڈال کر قاری کو پرتحیر مسرت بہم پہنچاتا ہے۔ دیکھیے انشائیہ کا اگر پورا مختصر اگر بات کی جائے یا تعریف اگر کہا جائے کہ بھئی آپ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں اگر انشائیہ کی تعریف بیان کیجئے تو ہم یہ ایسا کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، یہاں پر میں کوٹ کر رہا ہوں، انشائیہ وہ صنف ہے، صنف نثر ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات، اور انفرادی تجربات بے تکلفی اور اختصار کے ساتھ پیش کرے۔ دیکھیے انشائیہ کی تعریف ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ وہ صنف نثر ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی تاثرات اور انفرادی تجربات بے تکلفی اور اختصار کے ساتھ پیش کرے۔ مختصراً ہم یہ اس کی تعریف بتا سکتے ہیں۔
कि कैसा होना चाहिए, तो कहा गया है मुसीफ नसर है जिसमें मुसन्निफ के अपने ज़ाती तासुरात होने चाहिए और इनफरादी तजुर्बात होनी चाहिए। उसके जितने भी ज़ात से जुड़े हुए तासुरात है, जो सोचता है वो बयान होना, और इनफरादी तजुर्बात खुद के जो तजुर्बे हुए हैं वो उसमें पेश कर सकता है, लेकिन कैसा, बेतकल्लुफ़ के साथ, तकल्लुफ़ के साथ नहीं बल्कि बेतकल्लुफ़, खुले एकदम आज़ादी के साथ पेश करना चाहिए। और लेकिन ये पेश करते हुए ख़ास कर किस बात का ख्याल रखना चाहिए, इख्तिसार का, यानी नावल और दास्तान की तरह लंबे चौड़े बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इख्तिसार के साथ वो अपने तासुरात भी पेश कर सकता है और अपनी तजुर्बात भी पेश कर सकता है। ये हम इंशाइये की एक अहम क्या कह सकते हैं, तारीफ़ हम मुख्तसरन लेकिन जामे अंदाज में बयान कर सकते हैं। देखिए, बस इसी बात को समझना है और यही इंशाइये के बारे में सबसे अहम बात हम कह सकते हैं। इसी से वज़ीर आग़ा ने भी कहा कि इंशाइये की कोई मखसूस हैयत नहीं है, हत्ता कि ये भी ज़रूरी नहीं कि इसे लाजमी तौर पर मज़मून ही के उसलूब में लिखा जाए, जबकि उर्दू में जो जिसे हम इंशाया निगार कहते हैं, यानी डॉक्टर वज़ीर आग़ा, उनका तो ये कहना है कि भाई इंशाइये को ऐसा ख़ास किसी एक खाके में, एक सांचे में या एक तस्वीर में मत ढांचिए, बल्कि उसके लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल आज़ादाना होना चाहिए। इनफराद ऐसा ख़ास मजमून वगैरह के सांचे में इसको बिल्कुल नहीं क्या करना चाहिए, ढालना चाहिए, बल्कि बिल्कुल उसको आज़ाद सिर्फ अलग रखिए जिसमें इंसान अपने तासुरात और अपने तजुर्बात बयान कर सकता है। तो मुख्तसरन हम इस बात से यहाँ पर ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि इंशाइया उर्दू अदब के, उर्दू असनाफ़ नसर में वो सिर्फ है जिसमें इंसान अपने ज़ाती तासुरात, अपने इनफरादी तजुर्बात बेतकल्लुफ़ी और इख्तिसार के साथ पेश करें। तो उम्मीद है कि आप तमाम को इंशाइया सिर्फ क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। अगले इसमें इंशाअल्लाह हम इंशाइये के और कौन कौन से अक़साम है और इंशाइये का दूसरे सिर्फ से क्या ताल्लुक़ है, और इसके अलावा उर्दू अदब में इंशाइये निगारी के आगाज़ कहाँ से हुआ, इर्तिक़ा किस तरीक़े से हुआ, और इस सिर्फ का उर्दू अदब में क्या मक़ाम है, ये हम देखेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।